मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो आप पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देख लो, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। So female patients having fever for past 3 days and cannot touch neck to chest. इसका मतलब क्या है? आप देखोगे neck rigidity है, LP was done, lumbar puncture हुआ, CSF findings are. तो आप देखोगे CSF की स्टडी से हमेशा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो CSF में आपको बेसिकली क्या क्या देखना होता है? आपको पेशेंट का ओपनिंग प्रेशर देखना है, ओपनिंग प्रेशर। देन वी हैव टू सी प्रोटीन्स, CSF में कितनी प्रोटीन्स है। उसके बाद आपको CSF का ग्लूकोज देखना है, ग्लूकोज देखना है। CSF का कलर देख लो और नेचर देख लो कि वो टर्बिड है या नॉर्मल क्लियर है, वाटर जैसा है, या थोड़ा उसमें गाढ़ापन आ गया, विस्कोसिटी बढ़ गई है। तो इन सारे सारे पैरामीटर्स पे आपको बात करनी है। अब जनरली जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपके पास 3 डिफरेंशियल होते हैं और ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है। पता नहीं इससे इतना क्यों डर लगता है लोगों को। देखो आपको एग्जाम में या तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस पूछते हैं, और याद रखना बैक्टीरिया के जैसी फंगस होती है, फंगस मेनिंजाइटिस आर वेरी रेयर। तो जनरली पेशेंट को हिस्ट्री होगी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइजेशन की। तो क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में मिलता है बैक्टीरिया, और दे कैन आस्क यू क्वेश्चन ऑन माइकोबैक्टीरिया मींस ट्यूबरकुलर। टीबी भी बैक्टीरिया है लेकिन थोड़ा सा अलग है। और तीसरा वायरल। अब बैक्टीरिया में पस बनती है तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस को हम पायोजेनिक भी बोलते हैं, और वायरल मेनिंजाइटिस को हम एसेप्टिक बोलते हैं। सो वी कॉल दिस एसेप्टिक। नाउ अंडरस्टैंड ओपनिंग प्रेशर, CSF ओपनिंग प्रेशर इन प्रोटीन्स, ये हर मेनिंजाइटिस के अंदर बढ़ेगी। तो मैं यहाँ बस एरो लगा रहा हूँ, याद रखो मेरा स्टेटमेंट, ओपनिंग प्रेशर एंड प्रोटीन्स विल इंक्रीज इन ऑल मेनिंजाइटिस। सब में बढ़ गई। अब याद रखो कि अगर बैक्टीरिया है तो कुछ कलर हो भी सकता है, या नॉर्मल कलर, जैसे कुछ बैक्टीरिया पिगमेंट जिनके पास होता है दे विल गिव सम कलर। और जब प्रोटीन बढ़ रही है तो आप देखोगे थोड़ा सा प्रोटीन बढ़ रहा है, कुछ ना कुछ पिगमेंट्स आ रहे हैं, तो नेचर थोड़ा सा टर्बिड हो जाएगा, मीन्स यू विल सी अ थिक CSF। टीबी बैक्टीरिया में अगेन या तो ये स्ट्रॉ कलर का होगा, हो सकता है लेकिन ये वाटरी भी रहे, मीन्स क्लियर रहे, लेकिन थिक तो हो जाएगा। लेकिन वायरल का कलर भी क्लियर होता है पानी के जैसा, और नेचर भी क्लियर होता है। So again, take home messages. If you see bacterial meningitis, TB is also bacteria. So there will be, I can say there may some color. Only those bacteria who have the color, who have some pigment, they will provide some color. But it will be thick. Viral, it is not thick. It is clear. Now remember, bacteria love sugar, and this is the biggest hint in the MCQ. So normally in CF we have 2/3 of blood glucose. So हमारी बॉडी में लाइक जो ग्लूकोज है उसका 2/3 किसमें? CSF में। सो बैक्टीरिया लव ग्लूकोज, दे विल ईट ऑल द ग्लूकोज। तो CSF में आप देखोगे मींस बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर ग्लूकोज कम होगा, बिकॉज बैक्टीरिया सारे शुगर को खा जाएंगे, तो दिस विल डिक्रीज। टीबी बैक्टीरिया, इन वायरल इट विल बी नॉर्मल। तो याद रखो, विद दिस इन माइंड वी विल सी द क्वेश्चन नाउ एंड ट्राई टू आंसर दिस। अब देखो अपीयरेंस कैसा है, व्हाइट क्लाउडी, तो यहाँ से कुछ हिंट नहीं मिल रही है। सेल्स में न्यूट्रोफिल्स, ओके वन मोर थिंग, जस्ट अगर सेल्स की बात करूँ तो याद रखो, अगर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, bacteria means generally they trigger an acute inflammation, so main cells will be polymorphoneutrophils. TB bacteria, but this will trigger a chronic inflammation, so here main cells in tubercular, main cells will be PMN, and main cells will be lymphocytes, and in viral also main cells will be lymphocytes. ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर जब दे दिया है न्यूट्रोफिल्स, आगे देखते हैं CSF शुगर इज 15। तो एक इंसान की बॉडी में अगर मैं बात करूं, सपोज मेरा ब्लड शुगर 100 से 120 के बीच में रहेगा, इफ आई एम नॉन डायबिटिक, तो ये मेरे ब्लड शुगर होगा, दिस विल बी माय ब्लड शुगर। सो माय CSF शुगर
विल बी 2/3 ऑफ दिस। अगर आप इसका 2/3 निकालोगे, 100 का 2/3 विल बी 66.66, सो इट इज़ इन द रेंज ऑफ 60 to 80। तो CSF में नॉर्मल लोगों में, नॉन डायबिटिक लोगों में 60 to 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर शुगर होता है। अब यहाँ पर देखो CSF शुगर कम हो गया, तो शुगर कम हो गया। प्रोटीन को देखना ही नहीं है, प्रोटीन तो किसी में भी बढ़ता है, सब में बढ़ता है। अब देखो शुगर कम है और न्यूट्रोफिल्स है, तो फंगल मेनिंजाइटिस में हिस्ट्री होनी चाहिए, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइजेशन की वो हिस्ट्री नहीं दे रखी। वायरल में ग्लूकोज कैसा रहेगा? वायरल में ग्लूकोज विल बी नॉर्मल, यहाँ पर ग्लूकोज कम है। अब बचा टीबी और बैक्टीरिया। टीबी में लिम्फोसाइट्स होंगे, न्यूट्रोफिल्स किसमें होगा? न्यूट्रोफिल्स विल बी इन बैक्टीरियल। अब कुछ लोग बोलते हैं कि टीबी में हमने पढ़ा था कॉब वेब CSF, तो उसके हिसाब से वाइट क्लाउडी CSF को कॉब वेब बोलते हैं, तो टीबी आंसर होना चाहिए। लेकिन देखो टीबी में सेल्स कैसे होंगे? लिम्फोसाइट्स। देर आर सम अदर बैक्टीरिया ऑल्सो, वहाँ पर भी वाइट क्लाउडी आ सकता है। इज क्लियर? तो वहाँ पर भी वाइट क्लाउड हो सकता है। तो ऐसा आपको नहीं दे सोचना है कि सिर्फ वन लाइनर रट के आंसर नहीं करना है, सारे पैरामीटर्स आपको पढ़ने हैं। कुछ बैक्टीरिया के पास कोई पिगमेंट नहीं होगा, तो वहाँ पर भी आपको क्लाउडी CSF मिलेगा। हर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर CSF में कलर नहीं आता। इनफैक्ट जब आप प्रैक्टिस करोगे आप देखोगे ये कलर का कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, तो कलर को आपको ध्यान नहीं देना है। हम जो बोलते हैं प्रैक्टिस में सूडोमोनास का ग्रीन कलर, मैंने आज तक कभी ग्रीन कलर का CSF आते हुए नहीं देखा। क्लियर? तो इस आपको समझना है कि CSF जनरली क्लियर ही होता है, और इट कैन बी विस्कस, इट कैन बी क्लाउडी, बट कलर आपको जनरली देखने को नहीं मिलता है। तो न्यूट्रोफिल्स हैं, शुगर कम हो रही है, तो मोर चांस इट इज बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। तो ये एक टेबल मैं चाहता हूँ एक बार आप हाथ से बनाओ, पक्का यहाँ से क्वेश्चन आना है। ओके, तो आगे चलते हैं। फॉलोइंग ड्रग इज बेस्ट फॉर यूरेट लोवरिंग थेरेपी इन ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। अब इसको देखो, अगर आप यहाँ ऑप्शन देखोगे, एलोपेरिनोल, फेबुक्सोस्टैट, फिरोसेमाइड, रास्बुरिकेस, ये सारे के सारे ड्रग यूरिक एसिड को कम करते हैं। सो ऑल दीज आर यूरेट लोवरिंग ड्रग्स। तो यूरेट लोवरिंग ड्रग्स, तो बेसिकली ये फार्माकोलॉजी मेडिसिन का ओवरलैप MCQ है। फिरोसेमाइड एक डायूरेटिक होती है। तो पहले जस्ट मैं यहाँ कुछ बताना चाह रहा हूँ ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम के बारे में। अगर किसी ट्यूमर का ब्रेकडाउन हुआ, किसी की कीमो चल रही है या रेडियोथेरेपी चल रही है, so with CT or RT tumor cells will break down and this will lead to electrolyte imbalance। so electrolyte imbalance जो आपको याद रखना है कि पेशेंट का कैल्शियम कम हो जाएगा, लेकिन बाकी सब बढ़ जाएगा, बाकी सारे इलेक्ट्रोलाइट बढ़ेंगे। मीन्स देयर विल बी हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपरयूरिसीमिया। अब यूरिक एसिड बढ़ रहा है, तो उसको कैसे कंट्रोल करोगे? सो जनरली यूरिक एसिड कम करने के लिए हम क्या देते हैं? ज़ैंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। सो ज़ैंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर हमारे पास यहाँ पर ये दोनों हैं। ये दोनों गाउट में तो अच्छा इफेक्टिव होते हैं, बट याद रखिए ये इसमें काम नहीं करेंगे। फिर अगर बात करूँ फिरोसेमाइड की, अगर आप पेशेंट को डायूरेटिक यहाँ पर देते हो, तो देखो पहले से पेशेंट को कैल्शियम कम है पेशेंट का, और फिरोसेमाइड इज लूप डायूरेटिक, इसको देने के बाद कैल्शियम और कम हो जाएगा, कैल्शियम विल बी फर्दर लो, इसलिए इसको नहीं दोगे। सो जस्ट रिमेंबर रास्ब्यूरिकेस। बर्ड्स के अंदर एक एंजाइम होता है यूरिकेस, उस रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से ड्रग बनता है। सो वी हैव वन मोर ड्रग रास्ब्यूरिकेस, वन मोर इज पेग्लोटिकेस। So these drugs are a little bit expensive. So we use these two drugs. One, either when patient is having refractory gout. Refractory gout means आपने पेशेंट को सब चला लिया, फिर भी उसका गाउट ठीक नहीं हो रहा, यूरिक एसिड कम नहीं हो रहा। Second is we use this drug in tumor lysis syndrome. अगर किसी पेशेंट को हाइपर यूरिसीमिया है ड्यू टू ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, इन दैट केस यू विल यूज रास्ब्यूरिकेस। तो ये आपको याद रखना है। Moving to next MCQ, that is a chronic liver disease patient presented at OPD. तो CLD का पेशेंट है, तो CLD का पेशेंट है तो आपको ऑटोमेटिक दिमाग में समझ जाओ कि इस पेशेंट को एसाइटिस तो हो गई होगा। तो मोस्ट पेशेंट विद CLD विल हैव एसाइटिस, पेट में पानी भरा हुआ है। आगे दे दिया एसाइटिक फ्लूइड एग्जामिनेशन रिवील्ड न्यूट्रोफिल्स 500 पर माइक्रोलीटर। अगर आप एसाइटिक फ्लूइड का एग्जामिनेशन करोगे तो जनरली आप देखोगे अब पेट में पानी भरा हुआ तो आप पेशेंट को डायरेटिक देते हो। एसाइटिक फ्लूइड व्हेनेवर यू आर चेकिंग, सो एसाइटिक फ्लूइड में हम बेसिकली क्या चेक करते हैं?
सो हम सैंपल को भेजते हैं, द सैंपल वी चेक द सैंपल, वी सेंड द सैंपल फॉर असाइटिक फ्लूइड में आपको क्या क्या देखना है, आपको देखना है पेशेंट के सेल्स, वी चेक फॉर एटिपिकल सेल्स। सो ये सेल्स नॉर्मल सेल्स मीन्स न्यूट्रोफिल्स है, WBC कितने हैं, तो ये सैंपल पैथोलॉजी लैब में जाएगा। फिर ये एसाइटिक फ्लूइड का एक सैंपल बायोकेमिस्ट्री लैब में जाएगा, जहाँ पर हम प्रोटीन देखते हैं। प्रोटीन में आपको एसाइटिक फ्लूइड की एल्बुमिन देखनी है, और जब आपके पास एल्बुमिन आ गई तो आप साग रेशियो निकालोगे। आपके पास जो LFT रिपोर्ट होगी, इन LFT रिपोर्ट यू विल हैव सीरम एल्बुमिन, serum albumin minus ascitic fluid albumin, that difference is called SAG, serum ascites albumin gradient. So this sample will be going to biochemistry lab, this will be going into pathology lab. This is going into path lab, this will go to biochem lab. We will also send the sample for glucose. So again, this will go into biochem lab. Then third sample, we are sending this to microbiology lab for culture. कल्चर के लिए और क्या करोगे आप, देन यू कैन ऑल्सो सी लाइक ग्रोथ ऑफ सम बैक्टीरिया, कल्चर पता चल जाएगा आपको। दिस विल बी गो वेयर, दिस विल गोइंग इनटू माइक्रो लैब। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि पेशेंट के न्यूट्रोफिल्स बढ़े हुए हैं, इसका मतलब कोई ना कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है। सो इसको एक कंडीशन होती है, इसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, SBP। तो SBP को कैसे डायग्नोज करोगे, व्हेन यू विल सी इन एसाइटिक फ्लूइड सैंपल इफ न्यूट्रोफिल्स, इफ आई कैन से WBC, अगर आप देखोगे टोटल WBCs दीज आर मोर देन 500, एंड आउट ऑफ दिस इफ न्यूट्रोफिल्स, अगर इसमें से भी अगर न्यूट्रोफिल्स काउंट आर मोर देन 250, तो अंडरस्टैंड दिस, यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है कि न्यूट्रोफिल्स 500 से ज़्यादा है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया टोटल WBC शुड बी मोर देन 500 पर माइक्रोलीटर, एंड आउट ऑफ दिस अगर सिर्फ न्यूट्रोफिल्स 500 से ज़्यादा ऑलरेडी दे रखी हैं, लेकिन हमको तो 250 चाहिए थी, देन दिस इज हाउ वी मेक अ डायग्नोसिस ऑफ स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस। इसका मतलब स्पॉन्टेनियस मीन्स ऑल ऑफ अ सडन, बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, अब जो पानी भरा हुआ, दैट फ्लूइड इज अकोमोडेटेड इन एब्डोमिनल कैविटी, दैट फ्लूइड is very dangerous, this can lead to death of the patient. So in this case, how you will manage, in this case we will give injection of cefotaxime, or we can use injection of ceftriaxone. So drug of choice will be cephalosporins. Now this patient should not develop this again. So for prophylaxis we give norfloxacin. For prophylaxis we give norfloxacin. तो अगेन दिस क्वेश्चन ऑलरेडी केम, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस बार आपसे ये पूछ लें, तो दिस विल बी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, नॉरफ्लॉक्सासिन, व्हिच ड्रग वी यूज फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगेन दिस इज फेवरेट टॉपिक, बार बार एग्जाम में पूछते हैं लाइक व्हाट आर वेरियस मार्कर्स। तो आप देखोगे यहाँ पे HBS एंटीजन नेगेटिव, एंटी HBS एंटीबॉडी नेगेटिव, एंटी HBC एंटीबॉडी नेगेटिव, एंटी HBE नेगेटिव, सब कुछ तो नेगेटिव है, एक ये पॉजिटिव, एंटी HBS एंटीबॉडी पॉजिटिव। So again, this type of question they ask in exam. So just I want to tell you some markers. Look at the screen. Markers याद करने का तरीका होता है SCE CES. SCE CES means HBS antigen. Hepatitis B surface antigen. Suppose if this marker is positive, अगर ये positive है, then this is telling you like there is entry of the virus. HBC antigen positive. अब जनरली ये पॉजिटिव होता ही नहीं, बिकॉज दिस इज लाइक कोर, वायरस का कोर, वायरस इन नैनोमीटर, उसका भी कोर, सो इट्स नॉट डिटेक्टेड। सो एक ही MCQ आपसे पूछ सकते हैं, विच इज नॉट डिटेक्टेड इन लैबोरेटरी। अगर डिटेक्ट हो भी किया, दैट विल नॉट मेक अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन योर MCQ एंड योर प्रैक्टिस। देन वी हैव HBE एंटीजन। नाउ दिस HBE एंटीजन, the virus which entered your body, that virus is now replicating, dividing. So this is a marker of infectivity, means virus when it is replicating or when it is dividing, it means viral load is more. More viral load means again
More viral load means that infection will now turn to be infective. Then we have antibody, anti-HBC antibody. This antibody will be of two types. It can be IgM or it can be IgG. If it is IgM, it means acute infection. And if it is IgG, it is a chronic infection. So how we write this? IgM anti-HBC antibody, IgG anti-HBC antibody. Then we have anti-HBE antibody. So suppose if this is positive, acute, this is positive, chronic. HBE antigen was telling you about infectivity. Now, if you develop antibody against it, that means it is no longer infective. It is no longer infective. It is no more infective. And anti-HBS antibody positive. It means the virus who entered your body, now it is totally cured. But if only this is positive, it means that is telling you status of vaccinated. So let us see the question now. Look at the screen carefully. HBS antigen negative. जब ये negative है, it means there is no entry. There is no entry of virus. Anti-HBS antibody negative. ये भी negative है. Anti-HBC antibody positive means this is positive. This is given positive. This is something given positive. Anti-HB, बाकी सब negative है. So understand, sometime what happens, there is a period called window period. So window period में क्या होता है, like IgM is very fast. IgM is very fast in your body. Like IgM can turn positive before surface antigen to turn positive. So this phase is called window period. Clear? तो आपको याद रखना है, यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से देखना है. लाइक anti-HBC antibody positive, so it would be IgM IgG. So this period is what we call this window period. बाकी सब नेगेटिव दिया है. So just try to understand this. और किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, just let me try to confuse you a little so that you can get an idea what type of question they ask in exam. So they will give you some of these markers as positive. Suppose ये positive दे दिया, positive, positive, positive. So you can see here entry हो गई, divide कर रहा है infective, IgM positive acute. It is acute infective hepatitis B. Suppose if I write like this, this will be chronic infective hepatitis B. Chronic non-infective. अगर मैं इसको positive कर दूं तो chronic infective. Suppose if I do this positive, this will become chronic. Now it is non-infective. Suppose if I write like this, this will be acute non-infective hepatitis B. And ultimately, suppose if nothing is positive or only this is positive, so there is no entry, virus की entry नहीं हुई. This is called vaccinated. Vaccinated. And if I say this is positive, so this is the patient cured. ये ठीक हो गया. Now understand, sometimes they can ask you like IgM anti-HBC is positive. So this phase is called window period. Because after a few days you will see HBS antigen will turn positive. So this is very, very important. बार बार एग्जाम में आपसे पूछते हैं like markers of hepatitis B. Moving to next one, in patient with dialysis dementia, what is deposited in cerebral cortex? So first they are asking you dialysis dementia. So many of you can confuse कि dialysis word दे दिया. So we think it could be like A beta 2M type of, but they're asking what is amyloid deposit in cortex? Brain में कौन सी होगी? So brain में तो A beta होती है. A beta 2M is seen in kidney. Amyloid transthyretin, it is seen in heart. Right? So answer is A beta. I think it's repeated twice. So A beta amyloid. So again they ask you one question on amyloid. Let us see this amyloid. So we have A L type of amyloid, A type of amyloid, A beta 2M, A beta,
ATTR, IAP, IAPP. Then what we have? IAP. So then understand this thing. Now what type of question they ask? One more I can say ACAL. So let us see. AL means amyloid light chain. So AL amyloid is also called as primary amyloid. Primary amyloid is seen in a patient of multiple myeloma. तो ये आपको याद रखना है, 1 MCQ in exam. AA is called secondary amyloid. Secondary amyloid is seen in a patient with chronic inflammation. ये chronic inflammation में होगी. Or sometimes you can see AA type of amyloidosis you can see in a rare condition called familial Mediterranean fever. So जितनी भी chronic inflammation, like in India the most common cause is TB, but in world it is rheumatoid arthritis. So जितनी भी like ulcerative colitis, Crohn disease, chronic inflammation. A type, expected question. A beta 2M, it is seen in kidney. So in dialysis patient, but in kidney. In CKD patient, in kidney. Right? A beta is amyloid of your brain. So CNS amyloid. So basically क्या होगा in Alzheimer disease patient. यहाँ पर अगर आपसे पूछते they can mention you CKD patient or patient like who is recipient of kidney transplant or patient on dialysis. अब देखो क्वेश्चन में यहाँ कंफ्यूज क्या किया है, डायलिसिस पेशेंट दे दिया है, तो वी थॉट इट कुड बी ए बीटा 2M, बट दे आर आस्किंग व्हाट इज डिपॉजिटेड इन कॉर्टेक्स. इन कॉर्टेक्स व्हाट वी हैव ए बीटा. ATTR is amyloid transthyretin, so it is seen in heart. So in a patient of restrictive cardiomyopathy. ATTR sometimes you can see it is deposited in few conditions like we call this familial amyloidotic polyneuropathy, right? And sometimes you can see in condition ये FAB वो नहीं है, familial adenomatous polyposis नहीं है, familial amyloidotic polyneuropathy and senile systemic amyloidosis. IAPP, islet associated pancreatic polypeptide. So it is something. Pancreatic means it's an amyloidosis of pancreas. And where you will see this? You will see this in a patient of diabetes. Then isolated atrial amyloid. This is like also an amyloid which we see in atria, in heart. But remember, it is an amyloid that we see only and only where? In atria. So ये atria में होगा, ventricles में नहीं होगा. This is seen in the atria, not in the ventricle. So we call this isolated atrial amyloid. So it can be in right atria, left atria. ACAL is an amyloid. CAL stands for calcitonin. Calcitonin is released from parafollicular cells of your thyroid gland. So वहाँ का जो ट्यूमर होता है उसको बोलते हैं MTC, medullary thyroid carcinoma. So this is again a list of amyloid which you have to remember. One question in exam, very very important. Exam से पहले पढ़ने इसको एक बार. मूविंग टू नेक्स्ट वन. अब देखो ये मैंने इसलिए डाल दिया, आई नो मैनी ऑफ यू आर नोइंग दिस आंसर, बट अगेन ये बार बार पिछले 3 साल से पूछ रहे हैं, तो आई एम एक्सपेक्टिंग लाइक दिस कुड बी अगेन अ क्वेश्चन ऑन दिस. अ नोन पेशेंट विद टाइप 1 डायबिटीज प्रेजेंट विद फाइंडिंग ऑफ DK, RBS is 400, कीटोन्स आर 3 पॉजिटिव. सो DK का डायग्नोस बनाने के लिए, टू मेक अ डायग्नोस ऑफ DK यू विल हैव D फॉर डायबिटिक रेंज ब्लड शुगर. So basically diabetic range तो मैंने लिख दिया, but blood sugar is mostly in the range of 300 to 600 milligram per deciliter. K for ketosis means if you see ketone bodies should be positive. A for acidosis means you will see pH कैसा होगा, acidic pH होगा, so pH will be less. In this question you can see, let us see how many things are needed to make a diagnosis. We need all three, but again question में तो mention ही कर दिया ना, like patient is having findings of DK, then they have mentioned like patient is having ketones are 3 positive. So following is most appropriate in management. So let us see. Start infusion of insulin immediately. In DK remember primary goal of treatment. So DK में सबसे पहले आपको क्या करना है, we have to flush these ketone bodies with fluid. So always remember, infusion of insulin immediately, no. Give subcutaneous insulin, no. Instead of subcutaneous, what we'll prefer IV. आपको IV देना, but because bioavailability of IV drug is 100%. A fluid bolus followed by insulin infusion, this is correct. पहले आपको fluid देना है. No insulin needed, no. We have to give insulin.
So just remember the stepwise management of a DKA. Just I'm writing this because बार बार बच्चे गलती करते हैं कि नहीं इंसुलिन दे दो पहले. इंसुलिन तो देना ही है. So first and the most priority is we have to give fluid. Fluid, what fluid we give? We can give NS. So we are using a normal saline. This is the fluid of choice, NS. When you are using NS, normal saline, when we are giving, so initially we give like a huge, we give a lot of fluid. We give fast bolus. After NS, what we give regular insulin. Regular insulin. So आपको NS के bolus देने. Then regular insulin we give in a dose of 0.1 mg per kg. 0.1 mg per kg stat. IV. So suppose if my weight is 80 kg, so you have to give me 80 into 0.1, that is 8 units. So आपको वो IV उतना ही dose देना है. Then what we do, we continue normal saline followed by half normal saline. Half normal saline को क्या बोलता है? N/2 plus insulin. So this we continue IV fluid, we continue insulin, and this insulin like we give continue with infusion pump. Then insulin can cause potassium deficiency. Then we can add KCl. We can give KCl, and if you do the ABG analysis, suppose if patient pH is very low, in that case we can add soda bicarb. Otherwise, generally in most cases, remember soda bicarb is not needed if you timely manage the patient. So these are the things, stepwise manner, which is very, very important, because in exam they are asking you question, but they are asking you like stepwise approach. IV fluid insulin, IV fluid, then regular insulin, then we continue insulin. Again, this insulin will also be same regular. Remember, there is no role of subcutaneous insulin here. Unless patient is achieving or regaining his appetite, he is improving. KCl, soda bicarb. So this is like how you have to manage a patient. And as soon as patient regain appetite, he is stable, he is conscious, he is talking, he is alert, then we can switch to subcutaneous insulin, right? So that is the approach which you have to remember. So route of choice will be IV, not subcutaneous. Now only one insulin we have, that is IV, that is regular insulin. So sometimes in exam they ask you Lente, we can give, no, we have to use regular insulin. So this is important, stepwise management. So you have to remember these 5 points. That's it. It's very important.